हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरोवा, हिंदी अध्यापक के तौर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से झुंझुनू जिले में तैनात हूं। और आज हमें कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य पर बात करने वाले हैं। हम सत्र 2021-22 की जो NCERT की नए पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं उन्हीं पुस्तकों पर बात करें। आप इसके बारे में पूर्व में अवगत हो चुके हैं। और आज हमें 11 जून को बात कर रहे हैं। कक्षा 12 की है, हिंदी अनिवार्य है, आरोह भागी 2 है, पतंग नाम की कविता है। और उस कविता के जो प्रश्नोत्तर है पाठ्य पुस्तक वाले, वो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है एक तो, और एक हमारी तरफ से खुद बनाया गया है। अब इन प्रश्नोत्तरों पर बात करते हैं। देखिए, कवि आलोक धनवा द्वारा शरद ऋतु का मानवीकरण किस रूप में किया गया है? प्रश्न आपके समक्ष है कि कवि आलोक धनवा द्वारा शरद ऋतु का मानवीकरण किस रूप में किया गया है। तो सबसे पहले हमें जरूरत है मानविक, मतलब प्रश्न का जवाब यदि हम दे रहे हैं तो उस प्रश्न की प्रकृति, उस प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा है परीक्षक, वो तय करना जरूरी है। हमें समझने की आवश्यकता ये है। तो मानवीकरण क्या है? तो मानवीकरण के लिए सीधे शब्दों में यदि बात करें तो हम यहां लिख देते हैं एक बार के लिए, किसी निर्जीव या प्राकृतिक पदार्थ पर मानवीय क्रियाओं का आरोप करना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। मानवीकरण किसे कहेंगे? कोई निर्जीव पदार्थ है या कोई प्राकृतिक पदार्थ है, उसे ही हम कहेंगे मानवीकरण कहेंगे। एक जैसे एक दोहा है कि धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। कि रात में बर्फबारी हुई, बर्फबारी अब सवेरा हुआ, सवेरा होने के पश्चात बर्फबारी, बर्फ पिघलने लगी है। तब क्या हुआ? देखो कि धीरे धीरे हिमाच्छादन की हिम का आच्छादन हटने लगा धरातल से, धरातल के ऊपर से वो हिम या बर्फ हटने लगी है। जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। अब वनस्पतियां जगती नहीं, कभी जगने का कार्य है वो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। और मुख धोती शीतल जल से, मुंह धोने का कार्य जो है, कुल्ला करना, मुंह धोना, ये सारे काम कौन करते हैं? मनुष्य। लेकिन यहाँ कवि ने किस पे आरोपित कर दिए? प्रकृति पर कर दिए, वनस्पतियों पर कर दिए कि जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। तो वहां मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। तो अब यहां देखें कि शरद ऋतु एक प्राकृतिक चीज है और इस पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किस प्रकार से किया गया है, वो हमें और अपने जवाब के रूप में यहाँ परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना है। हम देखिए क्या लिखा है आपके समक्ष, वैसे लिखा हुआ पूर्व में ही बोर्ड पे हमारा जवाब है कि कवि ने शरद का मानवीकरण करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि शरद अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाता हुआ आ रहा है। शरद अपनी नई और चमकीली तेज साइकिल चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाता हुआ आ रहा है। अब देखिएगा, शरद ऋतु नई तेज साइकिल को चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ये मानवीय क्रियाएं हैं और इनका आरोप शरद ऋतु पर कर दिया। जो कि जो नई और चमकीली साइकिल है, इससे तात्पर्य क्या है कि जो प्रकृति में दिन प्रतिदिन प्रतिपल जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों से आसे है, बजाता हुआ आ रहा है। आगे करें, नई चमकीली साइकिल प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों जैसा है, के समान है, जैसा मतलब के समान है। और घंटी पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए बाहर आने और बाहर आकर पतंग उड़ाने के संकेत या इसे इशारे के समान है। अब घंटी बजाना क्या है कि मतलब ऐसा वातावरण हो गया है, परिवेश ऐसा हो गया है, आसमान एकदम स्वच्छ है, साफ है, निर्मल है। तो घंटी बजाने का तात्पर्य यहाँ पर क्या लेना है कि बच्चों के लिए एक संकेत है, एक इशारा है कि वो अपने घर से बाहर निकलें। और यहाँ हमने लिखा नहीं, दोहरान होता, बाहर आने व बाहर आकर पतंग उड़ाने के संकेत या इशारे के समान है। तो इस प्रकार से कवि आलोक धनवा ने अपनी इस कविता पतंग के तीसरे भाग में और शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए किए जा रहे कार्य में
आंशिक सफलता मिलने पर व्यक्ति को किस प्रकार की अनुभूति होती है? ये प्रश्न जो है इसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा? इसी पतंग कविता का जो अंतिम तीसरा भाग है, उस तीसरे भाग का जो अंतिम पद है, उसी पद में आप इसका जवाब खोज सकते हैं। देखिए क्या कहा है कवि ने अपनी इस रचना में कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, छतों के खतरनाक किनारों से गिरते हैं और बच जाते हैं, तब और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और तेज घूमती हुई उनके आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब यहां देखिएगा सीधा इस कविता की ये जो तीसरा भाग है और हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ये बच्चे के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों से संबंधित है। लेकिन इसका यदि हमें व्यंग्यार्थ निकालना हो तो व्यंग्यार्थ क्या निकलता है कि जब कभी वे गिरते खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब और निडर होकर आते हैं सुनहले सूरज के सामने। सुनहला सूरज आप यहाँ कह सकते हैं कि कोई तानाशाह शासक है अथवा ऐसी कोई परिपाटी, ऐसा कोई अंधविश्वास, ऐसा कोई रीति रिवाज जो पुरातन काल से या रूढ़ि के रूप में समाज में व्याप्त है। लेकिन यदि उस कुरीति के खिलाफ कोई कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति और उसे आंशिक सफलता भी, कहीं थोड़ी बहुत सफलता भी उसे मिल जाती है, तो वह उस रूढ़ि के खिलाफ और ज्यादा कड़े प्रतिरोध के साथ प्रस्तुत होता है। और जब वह प्रस्तुत होता है तो उसके साथ समाज के और लोग जो है जो उससे सहमति रखते हैं वो भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तब ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी और तेज गति से घूमती हुई या पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उसके उनके बेचैन पैरों के तले पास। देखो क्या कहा है कि कवि कहना चाहते हैं कि जब कोई बच्चा पतंग उड़ाते समय छत के खतरनाक किनारों से गिर जाता है एवं बच जाता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वह और निडर होकर सुनहले सूरज के समक्ष जाता है, उसके सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है। आप किसी भी चीज को देख लें, हमारे भारतीय परंपरा के जो गौरव है, जो हमारे आदर्श है, आप भगत सिंह को देख लें, उनको जो जो सफलता मिलती गई वो और ज्यादा निडर होते गए और अंततः उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने तक का काम किया था। भले ही अंग्रेज सरकार उन्हें कुछ भी माने, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, एक आदर्श है और हमारे लिए वो एक ये माने कि हमारी जान है वो। आप राजा राम मोहन राय का देखिए, आप दयानंद सरस्वती का देखिए, उन्होंने ये जो समाज सुधारक थे, इन्होंने जिस भी रूढ़ि के खिलाफ, चाहे बाल विवाह था, जैसे विधवा विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयत्न किए और वो प्रयत्न जब जो जो उनको सफलता मिलती गई, हरविलास शारदा ने किए और हरविलास शारदा के नाम पर ये विधवा का पुनर्विवाह करने का जो अधिनियम फिर सरकार के द्वारा पास किया गया, उसे शारदा एक्ट के नाम से जाना गया। तो ये और ज्यादा जो जो उन्हें सफलता मिलती जाती है, ये इनका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, ये निडर होते जाते हैं। और जैसे जैसे पृथ्वी बच्चों के पैरों के तले आती है घूमती हुई, मतलब बच्चे और तेज गति से दौड़ते हैं, उसी प्रकार से उनके साथ लोगों का जुड़ाव और ज्यादा होता गया, उनका आंदोलन और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। सूरज के समक्ष जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी स्वयं उनके कदमों तले आ रही है। उस निडर एवं आत्मविश्वासी बालक के द्वारा विजित होना चाहती है, मतलब पृथ्वी ये चाहती है कि वो आत्मविश्वासी बालक है मुझे जीत ले। अब देखें क्या कहते हैं, प्रश्न पर आते हैं कि सामाजिक उद्देश्य के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति जब आंशिक रूप से सफलता पा लेता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है और वह और निडर होकर कार्य करने लगता है। तब तक उसके कार्य की महक या कार्य का जो उद्देश्य लोगों की ओर ज्यादा समझ में आ जाता है कि तब तक उसके कार्य की महक समाज में फैल जाती है तथा अन्य लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। लगता है जैसे पृथ्वी उसके पैरों तले आ रही है और तेज गति से घूमती हुई, अर्थात उसका आंदोलन है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक उद्देश्य के लिए यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसे थोड़ी सफलता, आंशिक रूप से सफलता मिल जाती है, तो
का जो आत्मविश्वास है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। मन में जो डर है, जो खौफ, जो भय तो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और वह निडर हो जाता है, बेखौफ हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है और एक योजनाबद्ध तरीके से वह अपने कार्य में संलग्न हो जाता है। अब दोस्तों आज की ये जो कक्षा थी, इस कक्षा में फिलहाल इतना ही है। आप स्क्रीनशॉट लेवें और अनुमति देवें। मुझे इतनी देर तक झेलने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।